हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप्स आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बढ़िया हूं। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष मजावदिया। आई हैव क्लियर्ड माई सीए फाइनल एग्जाम्स इन नवंबर 2022 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने ऑडिट में सीए फाइनल के ऑडिट में मैंने 77 मार्क्स स्कोर किए थे। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट का ऑडिट ऑफ एनजीओ चैप्टर। चैप्टर का नाम तो ये नहीं है, चैप्टर का नाम है स्पेशल फीचर्स ऑफ एन ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। उसका एक पार्ट है ऑडिट ऑफ एनजीओस। ठीक है, तो इस चैप्टर में कई सारे ऑडिट कवर होते हैं। अपन डिस्कस करते हैं एक एक। गवर्नमेंट ऑडिट, ऑडिट ऑफ एनजीओस, लोकल बॉडीज, सोल ट्रेडर फर्म, एलएलपी। ठीक है, एलएलपी हो गया। होटल, ठीक है, होटल का भी ऑडिट होता है। क्लब, जहाँ पर आप पार्टी करने जाते हो वहाँ का भी ऑडिट होता है। सिनेमा हॉल, उसका भी ऑडिट होता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो, स्कूल, कॉलेज, प्री स्कूल, इनका भी ऑडिट होता है। ठीक है, इसमें कोचिंग वगैरह कवर नहीं होगी, बट स्कूल हो गया या फिर कॉलेजेस हो गए, इनके भी ऑडिट होते हैं। चलिए, तो अपन समझते हैं कि ऑडिट ऑफ एनजीओ क्या होता है। व्हाट इज एनजीओ। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज एनजीओ। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोला जाता है इसको, उसके पीछे का रीज़न ये है कि इस पर कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। देयर इज़ नो इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। ये प्राइवेटली मैनेज एंटिटीज़ होती हैं, प्राइवेटली मैनेज ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट होते हैं। ठीक है, इनका पर्पस होता है चैरिटी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनजीओ। ठीक है, तो इनका पर्पस है आपको प्रॉफिट नहीं कमाना है। दीज आर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो मकसद नहीं भूलना है इनको। इनका मकसद है कि इनको पैसा नहीं कमाना है। ठीक है, तो मकसद मत भूलना भाईजान, आपको पैसा नहीं कमाना है। आपको सिर्फ डोनेशन, आपको डोनेशन जो आएगा उससे अच्छे कर्म करना है। ठीक है, चैरिटी करना है, लोगों को फूफू करने से रोकना है। ठीक है, तो अपन मॉड्यूल, ये जो आपको मेरी बुक दिख रही है, ये बुक एज इट इज सीए इंस्टीट्यूट की जो मॉड्यूल है उसका एज इट इज रेप्लिका है। ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि यार ये किस बुक से पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपका दोस्त हूँ, मुझे पता है कि किस बुक से, किस चीज़ को पढ़ के आपको मार्क्स आ पाएंगे। तो ये बुक मॉड्यूल का रेप्लिका है। इसमें कुछ चीज़ें होगी तो वो कुछ भी कम नहीं होगी, मॉड्यूल से एडिशनली ही होगी। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, आप कंपेयर कर लेना, मॉड्यूल का रखना, मेरी बुक को रखना। आपको अगर कुछ डिफरेंस मिले तो मुझसे मेल कर देना, मुझे कमेंट कर देना इस वीडियो पे। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। आपको एडिशनली क्या अच्छा मिलेगा इस बुक में, तो आपको अच्छा पॉइंटर्स फॉर्म में मिलेगा। वहाँ पर सब पैराग्राफ फॉर्म में होता है, तो आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे एडिशनल पॉइंटर फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक अंडरस्टैंडिंग पैरा मिलेगा, जिसमें आपको ऊपर पूरा जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसकी एक समरी लिखी है, उसका एक सार लिखा हुआ है, जिसको आप एग्जाम के लास्ट डे पढ़ सकते हो और आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। जैसे अपन पहले अंडरस्टैंडिंग को पढ़ते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग में क्या लिखा हुआ है। एनजीओस मतलब, एनजीओस मींस वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मेकिंग पर्पस के लिए नहीं बने हैं। ठीक है, अपन हाइलाइटर यूज कर लेंगे और अच्छा रहेगा। जो प्रॉफिट मेकिंग पर्पस के लिए नहीं बने हैं, इनके मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मैंडेटरीली नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड। और बट कुछ केसेस में रजिस्ट्रेशन करवाना भी पड़ सकता है, एज मैंशनड अबव। ठीक है, तो अपन ऊपर चल के डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक एक चीज़ तो नहीं लिख सकते, समरी है। तो कुछ केसेस में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी हो सकती है भैया, तो वहाँ पर याद रखना, रजिस्ट्रेशन करवा लेना एनजीओ का। और क्योंकि आप एनजीओस का ऑडिट पढ़ रहे हो, तो ये भी जानना जरूरी है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि सेक्शन 8 एनजीओस जो होते हैं, आप कंपनी एक्ट पढ़ोगे तो उसमें देखोगे एक सेक्शन 8 कंपनी करके एक कंपनी होती है, जो प्रॉफिट मेकिंग पर्पस के लिए नहीं बनाई जाती है। जो एनजीओस ही है जो एज एन एनजीओ अपने आप को सेक्शन 8 कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो जो सेक्शन 8 एनजीओस है उनको अक्रूवल बेसिस पर अपनी बुक्स मेंटेन करना है। अक्रूवल बेसिस पर ही बुक्स मेंटेन करना है, कैश बेसिस पर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है। कंपनीज एक्ट, क्योंकि एक सेक्शन 8 कंपनी है रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि भैया आपको अक्रूवल बेसिस पर ही बुक्स मेंटेन करना है, कैश बेसिस पर नहीं करना है। एंड अगर कोई अदर एनजीओस है, सेक्शन 8 एनजीओ नहीं है, तो कैश या फिर अक्रूवल बेसिस पर बुक्स मेंटेन कर सकता है। क्या बात है। तो कितने अच्छे से आपको हिंदी में समझ में आ गया, इंग्लिश में समझ में आ गया। अब अपन मॉड्यूल की लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, उन्हीं को नीचे समरी फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो ऊपर क्या मेंशन है, एनजीओस कैन बी डिफाइंड एज नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मकसद मत भूलना भाईजान, पैसा नहीं कमाना है, अच्छे कर्म करना है। विच रेस फंड्स फ्रॉम मेंबर्स। ठीक है, एनजीओ के जो मेंबर्स हैं वो कंट्रीब्यूशन देंगे, डोनेशंस मिलेगा डोनर्स से, कंट्रीब्यूशन मिलेगा फॉर अचीविंग देयर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स लाइक इम्पार्टिंग एजुकेशन, लोगों को ज्ञान देना। ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, मेडिकल फैसिलिटीज़। ठीक है, तो जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, जहाँ पर जिनको ज़रूरतमंदों को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। इकोनॉमिक असिस्टेंस टू द पुअर। ठीक है, तो जो गरीब लोग हैं उनको, जो गरीब कम्युनिटी है उनको इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करना, उनको पैसा प्रोवाइड करना, उनको राशन प्रोवाइड करना। एंड इमरजेंसी सिचुएशंस में लोगों की मदद करना, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई या फिर कोविड टाइप ऑफ सिचुएशंस आ गई तो वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड करना, ये काम होता है एनजीओस का। ठीक है,
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनजीओ? ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एनजीओ में क्या क्या आ सकता है? व्हाट कैन इंक्लूड इन एनजीओ? वॉलंटरी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज। ठीक है, कोई हेल्थ या फिर वेलफेयर एजेंसीज हैं जो लोगों के हेल्थ का देखभाल करने के लिए जो एजेंसीज हैं वो एनजीओ में आ सकती है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आ सकते हैं जो गरीबों की मदद करते हैं, जो ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। हॉस्पिटल्स आ सकते हैं, ओल्ड एज होम्स आ सकते हैं जो बूढ़े लोगों का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। हॉस्पिटल्स आ सकते हैं, हॉस्पिटल का मतलब आपको पता है बहुत अच्छे से। और दिस इज इंक्लूसिव लिस्ट, ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। ठीक है, तो सब कुछ इसको याद करने की जरूरत नहीं है, याद सिर्फ इतना रखना है कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग पर्पस, नॉन प्रॉफिट मेकिंग मकसद है, सिंपल। ठीक है, तो एनजीओज आर जनरली इनकॉर्पोरेटेड एज, एनजीओ को किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है एनजीओ का? ठीक है, दे कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एज सोसाइटीज। ठीक है, कोई रजिस्ट्रेशन की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपन आगे जाके पढ़ेंगे, पर कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एज सोसाइटीज अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक है, तो सोसाइटी एज ए सोसाइटी उनको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे आपने एग्जांपल पढ़ा होगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी, कैंसर सपोर्ट सोसाइटी, मैंने एग्जांपल भी लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जांपल आपको मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सोसाइटी के फॉर्म में रजिस्टर करवा सकते हैं, फिर ट्रस्ट के फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अंडर इंडिया ट्रस्ट एक्ट 1882। एग्जाम्पल क्या है? टाटा ट्रस्ट। ठीक है, वो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक एनजीओ है, वो एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट्स प्राइवेटली मैनेज। ओके, ट्रस्ट मैनेज करता है उसको। कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, आपको कंपनीज एक्ट पता है, आपका जो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कंपनीज एक्ट क्या होता है। उसमें सेक्शन 8 जो है, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विच इज एन एनजीओ कैन बी रजिस्टर्ड एज ए कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, उसका पर्पस प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है? इन्फोसिस फाउंडेशन। ठीक है, तो इन्फोसिस फाउंडेशन एक सेक्शन 8 कंपनी है, और भी बहुत सारे सेक्शन 8 कंपनी आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। ओके, कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्ट्रेशन की एनजीओ को। वायर, ये तो बढ़िया काम हो गया। फिर क्यों अपन ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि सोसाइटी रजिस्टर करवाओ, ट्रस्ट रजिस्टर करवाओ, सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर करवाओ? क्यों रजिस्ट्रेशन करवा के मैंडेटरीली अपने सर पर बोझ लें कंप्लायंस का? नहीं, कभी कभी रिक्वायरमेंट आ भी सकती है। जैसे कि अगर एक एनजीओ रजिस्टर्ड है एज ए ट्रस्ट, वो क्रिएटेड है एज ए ट्रस्ट, वो एक ट्रस्ट है। ठीक है, अब ट्रस्ट के नाम पर, ठीक है, ट्रस्ट के नाम पर अब उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट किस एक्ट में आएगी वो अपन डिस्कस करेंगे। ट्रस्ट के नाम पर ट्रस्ट ओन करता है या फिर इट रिलेट्स टू एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज मोर देन 100। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं टाटा ट्रस्ट। अभी टाटा ट्रस्ट के पास तो करोड़ों की संपत्ति है। ठीक है, तो अपन कोई गरीब ट्रस्ट की बात करते हैं, जो ट्रस्ट के पास 90 रुपए की प्रॉपर्टी है, सिर्फ 90 रुपए की इमूवेबल प्रॉपर्टी। कैसा गरीब ट्रस्ट है, लोगों की क्या हेल्प करेगा? ठीक है, तो अगर किसी ट्रस्ट के पास 90 रुपए की प्रॉपर्टी है तो उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अगर उसके पास 100 रुपए से ज्यादा की, मतलब फॉर एग्जाम्पल एबीसी ट्रस्ट, जेठालाल चंपकलाल गड़ा ट्रस्ट। अब ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा ट्रस्ट जो है, इसके पास अगर 101 रुपए की भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई जमीन आ सकती है, कोई बिल्डिंग आ सकती है, अगर है तो उस ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है एज पर, ठीक है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 17(1) ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एंड रेड विथ सेक्शन 123 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882। ठीक है, मस्ट बी कंप्लाइड विथ एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट बिकम्स मैंडेटरी। ठीक है, तो कौन कौन से एक्ट? एक तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एंड एक टोपा एक्ट 1882। ठीक है, टोपा क्या बोल रहे हो सर? टोपा नहीं बोल रहा हूँ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का शॉर्ट फॉर्म है टोपा, आपको याद करने में आसान रहेगा। तो एक हो गया रजिस्ट्रेशन एक्ट, एक हो गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट। ये दोनों एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास, अगर जेठालाल चंपकलाल गड़ा ट्रस्ट के पास 101 रुपए की इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उस केस में उस ट्रस्ट को रजिस्टर करवाना, उस एनजीओ को रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, किसी किसी केस में इनकम टैक्स एक्ट और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप टैक्स एक्सपर्ट बनने वाले हो सीए बनने के बाद। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये भी एक ऐसा एक्ट है जो आप सीए फाइनल में आके लॉ सब्जेक्ट में पढ़ोगे। ठीक है, आप सीए फाइनल में लॉ सब्जेक्ट जो है वो एमसीक्यू वाला हो गया, एसपीओएम, पर उसको भी पढ़ना तो जरूरी है, तो आप वो उस सब्जेक्ट में पढ़ोगे। इसको प्यार से फकरा भी कहा जा सकता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फकरा। ठीक है, हम तो फकरा ही बोलते थे। ये भी इस केसेस में भी रजिस्ट्रेशन इन्वोक हो जाता है कहीं कहीं, तो वहां पर इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जब आपको कोई फॉरेन से फंडिंग आ रही है, ठीक है, आपको आईएसआईएस से बहुत पैसा आ रहा है, फंडिंग आ रही है कि जाओ वहां पर बम उड़ा देना, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कोई अच्छे काम के लिए आपको फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ सकता है। ये रिक्वायरमेंट कब आती है? वो केस टू केस बेसिस पर आती है। ठीक है,
सेक्शन 8 एनजीओ जो अपन ने नीचे डिस्कस करा था, कितनी आसान भाषा में अपन ने डिस्कस करा था, वही आसान भाषा में ऊपर भी लिखा हुआ है। सेक्शन 8 एनजीओ मेंटेन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर अक्रूवल बेसिस। ठीक है, अक्रूवल बेसिस आप समझते हो, आप जब अकाउंट्स के गोल्डन रूल पढ़े होंगे अपने फाउंडेशन में तो आपको समझ में आया होगा व्हाट इज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अरे ये तो 11th-12th में भी समझ लेते हैं, पर नॉन मैथ्स बच्चे की, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाला बच्चा है उसके लिए मैं समझा देता हूँ। अक्रूवल बेसिस आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स उस अकॉर्डिंग मैनेज करने पड़ते हैं, जहां पर आपको क्रेडिट सेल होगी, जहां पर क्रेडिट परचेज होगी, तो भी आपको उस परचेज सेल को बुक्स में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। पर अगर आप अक्रूवल बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं तो आप नॉन कंप्लायंस कर दोगे प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का। ठीक है, तो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 129 आई थिंक, जो बोलता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स 128 या 129 है, जो बोलता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस पर मेंटेन करना है। पर अगर आपने नहीं किया तो सेक्शन 8 एनजीओ है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस पर नहीं बनाए तो इट इज ए नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2000। फंबल हो रहा है यार, ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 का नॉन कंप्लायंस हो जाएगा, तो इसलिए अक्रूवल बेसिस पर ही मेंटेन करना। और अदर एनजीओज हो, अगर आप सेक्शन 8 एनजीओ नहीं हो तो आप कैश बेसिस पर करो, अक्रूवल बेसिस पर करो, कैश बेसिस पर करो, अक्रूवल बेसिस पर करो, जो आपका मन हो उस पर बुक्स मेंटेन करो। ठीक है, सिर्फ एक एनजीओ, ये याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इसलिए मैंने, देखो इसमें एक आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, जहां जहां आपको बोल्ड की हुई है चीज़ें, जहां जहां बोल्ड की हुई है वो चीज़ें तो आपको बुक्स एग्जाम में लिख कर ही आना है, वो चीज़ लिखना। जैसे एनजीओ इज ए डिफाइंड एज ए नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नीचे अंडरलाइन कर देना। ठीक है, मैंने एग्जाम दी है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि मेरे 77 मार्क्स आए थे सीए फाइनल के ऑडिट में, तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे इतने मार्क्स कैसे आए, क्योंकि मैं कीवर्ड्स लिख कर आया था। मैं कीवर्ड्स लिख के आया था, अगर थ्योरी सब्जेक्ट है ना तो उसमें कीवर्ड्स अगर दिख गए कॉपी चेकर को, और उसकी आंसर कॉपी में भी कीवर्ड्स हैं, आपकी कॉपी में भी वो वाला वर्ड्स हैं, आपने अंडरलाइन किया हुआ है, उसकी नज़र उस पर पड़ेगी और वो आपको मार्क दे देगा। ठीक है, बाकी आप सेंटेंस आपकी लैंग्वेज में फॉर्म कर सकते हो, पर अगर आपने कीवर्ड लिख दिया, अक्रूवल बेसिस लिख दिया, कैश एंड अक्रूवल बेसिस लिख दिया, तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो उसको एज इट इज वहां से वहां दिख जाएगा एंड ही विल गिव यू मार्क्स। ठीक है, तो आपके अच्छे के लिए ये बुक बोल्ड है, यहाँ पर मॉड्यूल में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, पर आपको मेरी बुक में ये चीज़ मिलेगी। तो पहला टॉपिक होता है खत्म, बैकग्राउंड। अपन ने समझा एनजीओ क्या होता है और उसके रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कैसी, क्या क्या कहाँ कहाँ होती है। ओके, तो एक टॉपिक अपन ने समझ लिया था, अब सेकंड टॉपिक अपन समझने वाले हैं, उसका नाम है सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ऑडिट ऑफ एनजीओज का है। अब एनजीओ जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अपन ने बात करी थी, उन ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा कहाँ से मिलता है और वो पैसा कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उनको पैसा कहाँ से मिलता है और वो अपना जो पैसा है उसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आसान भाषा में, मॉड्यूल की लैंग्वेज तो अपन पढ़ेंगे ही, पर हम उससे पहले आसान भाषा में समझेंगे कि इस टॉपिक का सार क्या है। एनजीओ के कई सारे सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होते हैं, जो ऊपर मेंशन है, ऊपर अपन पढ़ेंगे, सब कुछ नीचे लिख देंगे तो फिर नीचे का पैराग्राफ भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कई सारे सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होते हैं, 1 मिनट हाईलाइटर यूज कर लेता हूं, होते हैं जो ऊपर लिखा है। जो भी पैसा एज ए कैपिटल रिसीट, ठीक है, एज ए कैपिटल रिसीट आएगा वो लाइबिलिटी साइड दिखाना है एज ए कॉर्पस फंड्स। और डोनर जो है, डोनर जो डोनेट कर रहा है पैसा, ठीक है, डोनी कौन हुआ? जिसको डोनेट किया जा रहा है एनजीओ, और डोनर कौन हुआ? जो पैसा डोनेट कर रहा है। तो डोनर बताएगा उसका डोनेशन एज ए कॉर्पस यूज करना है या एज ए वर्किंग कैपिटल, ठीक है, एज ए रिवॉल्विंग कैपिटल उसको यूज करना है। मतलब कि आप डोनेशन उसने दिया कि आप कोई फिक्स एक्सपेंसेस के लिए, मतलब कोई फिक्स पर्पस के लिए यूज करो, एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा डोनेशन यूज करो, एज ए कॉर्पस मेरा डोनेशन यूज करो, तो उसको आपको लाइबिलिटी साइड दिखाना है। ठीक है, अगर डोनेशन करने वाला जो डोनर है वो बोलता है कि मेरा जो पैसा है उसको आप एज ए रिवॉल्विंग फंड यूज करो, एज ए वर्किंग कैपिटल यूज करो, तो आपको उस पैसे को ऐसा नहीं कि फटाक से पैसा उड़ा दिया, जो पैसा आया फटाक से पैसा उड़ा दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको उस पैसे का सही इस्तेमाल करना है, आपको उस पैसे को ऐसे पर्पस के लिए यूज करना है जहां पर वो पैसा रिवॉल्विंग फंड्स की तरह यूज हो। आपने किसी को लोन दे दिया, कोई दूसरे ट्रस्ट को, कोई दूसरे एनजीओ को लोन दे दिया, वो उस पैसे का इस्तेमाल करके सही से अपने चैरिटी में उस पैसे का इस्तेमाल करके, या तो आप उस लोन को एज ए इंटरेस्ट फ्री दे सकते हो, या स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लोन दे सकते हो, या फिर आपके ऊपर है, मतलब आप नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हो, पर उससे जो इनकम आएगी उससे आपकी मौज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग आपका पर्पज नहीं है, आपका पर्पज है, ठीक है, एनजीओ का क्या पर्पज होता है? प्रॉफिट नहीं कमाना है। वो जो इनकम आएगी उसको भी फॉर गुड पर्पज, इन गुड फेथ ही यूज करना है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि उसका डोनेशन एज ए कॉर्पस यूज करना है या एज ए वर्किंग कैपिटल। ठीक है, कॉर्पस डोनेशन कभी भी इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, इट इज ऑफ कैपिटल नेचर, वो बैलेंस शीट में एज ए लाइबिलिटीज दिखाना है। ओके, ठीक है, तो अब अपन इसको मॉड्यूल की लैंग्वेज में पढ़ेंगे। व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ फंड्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें नीचे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आएगी वो मैं बता दूंगा आपको।
पर जो बोल्ड किया हुआ है वो तो इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ आता है तो बोल्ड वाली चीजें आपको एग्जाम में लिखकर ही आनी है। व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ फंड्स? ग्रांट होगी, ग्रांट मिली कहीं से, डोनेशन मिला, ठीक है। फंड रेजिंग प्रोग्राम्स आपने शुरू किए, उन प्रोग्राम से आपको जो कलेक्शन हुआ, इट इज सोर्स ऑफ फंड्स। एडवर्टीजमेंट्स आपने किए, ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स आपने अलाउ करे, ठीक है, लोगों को आपको आपने एडवर्टीजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करी। फीस फ्रॉम मेंबर्स, जो भी आपके जो भी आपका एनजीओ है उसके मेंबर से जो भी फीस रिसीव हो रही है उस फीस को भी आप एज ए सोर्स ऑफ फंड्स इस्तेमाल कर सकते हो। टेक्निकल असिस्टेंट फीस, फी और सर्विसेज रेंडर, जो भी टेक्निकल असिस्टेंट्स आपके पास कुछ एक्सपर्ट्स थे, उन एक्सपर्ट्स जो आपके एनजीओ में सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, अब वो एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करी लोगों को, ठीक है। अब सर्विसेज जब प्रोवाइड करी तो इनकम आई होगी, उस इनकम को भी एज अ सोर्स ऑफ फंड्स ऑफ एनजीओ माना जाएगा। सब्सक्रिप्शंस, गिफ्ट्स, कोई गिफ्ट मिला, सेल ऑफ प्रोड्यूस और पब्लिकेशंस, ठीक है, कोई पब्लिकेशंस फॉर हेल्पिंग द नीडी, हेल्पिंग टुवर्ड्स द एजुकेशन, चिल्ड्रंस एजुकेशन, तो उस केस में कोई भी पब्लिकेशंस आप निकालते हो उसको बेचने पर जो भी इनकम आती है वो भी सोर्स ऑफ फंड्स माना जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, इंक्लूसिव लिस्ट है, ऐसा नहीं कि एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इंक्लूसिव लिस्ट है। डोनेशंस एंड ग्रांट रिसीव्ड इन नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन जब भी होता है तो उसको इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसको लाइबिलिटीज साइड दिखाते हैं, तो आर इन द नेचर ऑफ कैपिटल रिसीट्स एंड शोन एज लाइबिलिटीज इन द बैलेंस शीट ऑफ एनजीओ, ठीक है, शोन एज लाइबिलिटीज। दीज मे बी इधर इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पस कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो एज ए कॉर्पस कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिवॉल्विंग फंड, ठीक है, एज ए कॉर्पस कॉन्ट्रीब्यूशन आया, अब उसको आप कोई फिक्स पर्पस के लिए यूज करोगे या फिर एनजीओ को सुधारने में यूज करोगे, ठीक है। पर जो पैसा मतलब असेट्स के लिए यूज करोगे, एंड जो पैसा आपका रिवॉल्विंग फंड के टुवर्ड्स रिसीव होता है उसको आप कोई सेम पर्पस के लिए यूज करोगे। जैसे अपन ने डिस्कस करा था, कोई लोन प्रोवाइड कर दिया, उस लोन से इंटरेस्ट अर्न कर लिया, फिर इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, उसको स्पेंड नहीं करना है, उसको आपको स्पेंड नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना। रिवॉल्विंग फंड को कभी स्पेंड नहीं करना है। ए कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स द कैपिटल, आप ऑडिट करोगे तो ये चीज ध्यान रखना, कोई भी रिवॉल्विंग फंड रिसीव हुआ अगर किसी एनजीओ को, आप एनजीओ को ऑडिट करने गए, आपकी सीए आर्टिकलशिप चल रही है, आपके पार्टनर ने बोला जाओ उस एनजीओ को ऑडिट करके आओ, उस एनजीओ में अगर कोई फंड एज ए रिवॉल्विंग फंड रिसीव हुआ था, उस फंड का यूज अगर कोई भी स्पेंडिंग के टुवर्ड्स हो गया है तो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स कैपिटल और कॉर्पस ऑफ एन एनजीओ इज नोन एज कॉर्पस कंट्रीब्यूशन, ये वर्ड याद रखना, कॉर्पस कंट्रीब्यूशन, ठीक है। द डोनर्स, जो पैसा डोनेट कर रहा है, आर जनरली रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई, ठीक है, जो पैसा डोनेट कर रहा है जनरली रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई वेदर द डोनेशन और ग्रांट गिवन बाय हिम शैल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉर्पस और कॉर्पस ऑफ द एनजीओ, ठीक है। तो जो भी डोनेट कर रहा है उसको स्पेसिफाई करना है कि उसका जो पैसा है वो ऐसे ही एज ए इनकम आप रिकॉग्नाइज करना है या फिर एज ए इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ कॉर्पस, ठीक है। अगर कॉर्पस की तरह डोनेट किया है तो उसको लाइबिलिटी साइड रिकॉग्नाइज करना, अगर इनकम है तो पीएनएल में एज ए इनकम बता देना। सेक्शन 11(1)(d of the Income Tax Act 1961 also states that income in the form of voluntary contribution, ठीक है, किसी ने भी अपनी स्वैच्छिक रूप से कंट्रीब्यूशन अगर कर दिया है, मेड विद ए स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट दे शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस, उसने बोला कि भैया मैं ये पैसा दे तो रहा हूं पर तुझे उसको इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है, इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ कॉर्पस, वही बात जो ऊपर करी, तो उसको कभी भी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में नहीं रिकॉग्नाइज करना है। कर तो नहीं बात, बार बार क्या एक ही चीज बता रहा है इसे, अपन को उसको एज ए लाइबिलिटी दिखाना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में, पीएनएल में उसको इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करना है, बार बार एक ही बात, दिमाग खराब। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्रीब्यूशन और ग्रांट टुवर्ड्स रिवॉल्विंग फंड इज टू रोटेट द अमाउंट बाय गिविंग टेम्पररी लोन्स, अपन ने बात करी थी, फ्रॉम फंड्स टू अदर एनजीओज और बेनिफिशियरीज फॉर देयर प्रोजेक्ट एंड देन रिकवर द लोन सो एज टू गिव टेम्पररी लोन्स अगेन एंड सो ऑन, ठीक है। 100 रुपए दिए, उस पर या तो इंटरेस्ट लिया या नहीं लिया, 100 रुपए वापस मिल गए, कुछ टेन्योर के बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद वो दूसरे को दे दिए, ठीक है, तो रिवॉल्विंग फंड्स है। हाउएवर एनी इंटरेस्ट अर्नड, कोई भी पैसा अगर उस पर अपन ब्याज कमाते हैं, उस पर इंटरेस्ट कमाते हैं, फ्रॉम द बेनिफिशियरी जिसको अपन ने लोन दिया था, ऑन सच टेम्पररी लोन्स फ्रॉम द रिवॉल्विंग फंड कुड ईदर बी एडेड बैक टू द फंड्स। 100 रुपए थे, वो लाइबिलिटी साइड थे, ठीक है, उस 100 रुपए को अपन ने एज ए लोन दिया, 1 साल बाद 110 रुपए हो गए, 10 रुपए का इंटरेस्ट जो अपने को मिला है, या तो उसको अपन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में इनकम साइड दिखा देंगे, पीएनएल में इनकम साइड दिखा देंगे, या फिर लाइबिलिटी साइड ही 100 रुपए को 110 करके दिखा देंगे, एडेड बैक टू द फंड्स और क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, पीएनएल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो चाहो बोल सकते हो, प्रॉफिट कमाना पर्पस नहीं है इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलना सही है। डिपेंडिंग ऑन द रेस्ट्रिक्शंस लेड डाउन बाय द अथॉरिटी प्रोवाइडिंग कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहा है वो बताएगा कि आपको उसके पैसे पे जो इंटरेस्ट मिला है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है।
ठीक है, और बाय द रूल्स लेड डाउन बाय द कंसर्न एनजीओ, या तो एनजीओ के रूल्स बताएंगे या फिर जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो खुद बताएगा। डोनेशन एंड ग्रांट रिसीव्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ स्पेसिफिक फिक्स असेट्स। ठीक है, मैंने जेठालाल चंपकलाल गड़ा ट्रस्ट में मैंने 10,000 रुपए डोनेट करे कि भैया इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए टेबल और कुर्सी आपको लेकर आनी है, फिक्स असेट्स। ठीक है, फिक्स असेट्स आर दोस्त, ये जो एनजीओ है यहाँ पे स्कूल है, तो फिक्स असेट्स आप खरीद रहे हो उस पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैंने आपको डोनेशन दिया है। तो आर दोस ग्रांट्स उस प्राइमरी कंडीशन, उनकी प्राइमरी कंडीशन यही है कि भैया मैंने जो पर्पस के लिए आपको पैसा दिया है, 10,000 रुपए दिए हैं, उन 10,000 रुपए में से 1 रुपया भी आप दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल मत करना। आप ऑडिट करने जाओ तो ये चीज ध्यान रखना कि क्या हर्ष मुजावदिया ने जो पैसा जेठालाल चंपकलाल गड़ा ट्रस्ट को दिया था फॉर पर्पस ऑफ स्पेसिफिक, फॉर परचेज ऑफ स्पेसिफिक फिक्स असेट्स, अगर वो फिक्स असेट्स उन्होंने नहीं खरीदी तो उनकी ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई कर सकते हो आप। ठीक है, those grants whose primary condition is that NGOs accepting them should purchase, construct or otherwise acquire the assets for which the grant is given। जो पैसा जिस पर्पस के लिए मिला है, जिस असेट्स को खरीदने के लिए मिला है, वो पैसा उसी असेट्स को खरीदने के लिए यूज करना है। मेनी ए टाइम्स एनजीओ रिसीव्स कंट्रीब्यूशन इन काइंड, कई बार ऐसा भी होता है कि उसको पैसा नहीं मिलता है पर कोई असेट्स मिल जाती है। ठीक है, कोई गाड़ी मिल गई, किसी ने कोई जमीन दान कर दी, बहुत पैसा है उस आदमी के पास, किसी ने जमीन दान कर दी। ठीक है, तो जैसे कि किसी ने गाड़ी दे दी, उसके पास एक वैन एक्स्ट्रा पड़ी थी, ओमनी ई, मारुति सुजुकी ओमनी, उसने दे दी कि जाओ लोगों को किडनैप, नहीं एनजीओ हो आप, आपको किडनैप नहीं करना है, जाओ लोगों को एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करो। ठीक है, तो ऑफिस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर दिए, द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अब अपन समझेंगे, अपन ने समझ लिया एनजीओ काइंड में भी रिसीव हो सकता है। नाउ व्हाट आर द एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ये पैसा जो मिला है इसको कहाँ लगाना है? पैसा नहीं कमाना है आपको, चैरिटी करना है, अच्छे कामों में लगाना है। ठीक है, शुड इंक्लूड एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, एनजीओ को एस्टेब्लिश करने के लिए जो कॉस्ट है, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, प्रोग्राम प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस, चैरिटी, डोनेशंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस गिवन। ठीक है, तो जो आप भी हो सकता है कहीं किसी और को डोनेट कर दो, तो इन सब पर्पस में आपको एनजीओ का पैसा अप्लाई करना है। जो भी फंड्स एनजीओ को एज ए कॉर्पस मिल रहे हैं, एज ए रिवॉल्विंग फंड मिल रहे हैं, इन पर्पस के लिए आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन समझेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट। हाँ, अब अपनी बात आई ना, अभी तक तो अपन एनजीओ के बारे में समझ रहे थे, एनजीओ क्या होता है, एनजीओ मतलब मालूम है यार, फालतू की बात है, ऐसे ही पढ़ाता है। अब अपन समझेंगे कि ऑडिट की रिक्वायरमेंट क्या है, किसको ऑडिटर कब कौन अपॉइंट करेगा, किस एनजीओ में कब ऑडिटर अपॉइंट होगा और कौन ऑडिटर अपॉइंट करेगा, और ऑडिट करने से पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि द ऑडिटर ऑफ एनजीओ, ठीक है, ऑडिटर ऑफ एनजीओ इज अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन? मैनेजमेंट अपॉइंट करेगा ऑफ सोसाइटी और ट्रस्ट। सोसाइटी, ठीक है, अगर सोसाइटी है तो मैनेजमेंट अपॉइंट करेगा, ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का मैनेजमेंट अपॉइंट करेगा। फॉर एनजीओस रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट और द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। ठीक है, अगर सोसाइटी है तो मैनेजमेंट अपॉइंट करेगा, अगर ट्रस्ट है तो भी मैनेजमेंट अपॉइंट करेगा। पर द ऑडिटर ऑफ द सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, जहां पर भी कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 8 कंपनी एनजीओ है ना, तो उस केस में अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा उस केस में? मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, मतलब मेंबर जो एनजीओ के होंगे वही कंपनी के मेंबर होंगे, तो वही ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। सम स्टैट्यूट्स, इस केस में मेंबरशिप कैसे मिलती है? शेयर होल्डर के रूप में मेंबरशिप मिलती है। ठीक है, सम स्टैट्यूट्स सच एज कंपनीज एक्ट 2013, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, इनकम टैक्स एक्ट 1961 required that the accounts of NGO to be audited and submitted to the prescribed authorities, and failure to do so could lead to forfeiture of certain exemptions and benefits। इनकम टैक्स एक्ट है तो उस केस में एनजीओ के ऑडिट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर कंपनीज एक्ट है तो उस केस में भी एनजीओ के ऑडिट की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है, क्योंकि हर कंपनी को अपना ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है। ठीक है, और अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है तो उस केस में ही एफसीआरए फकरा जो है वो अपना ऑडिट उस एक्ट के अकॉर्डिंग भी ऑडिट करना पड़ता है ऑडिटर को, और उस केस में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही ऑडिट करना पड़ता है। तो बहुत काम है अपने पास, सीए बन जाने के बाद काम ही काम है। ठीक है, ओके, तो अगर ये ऑडिट नहीं करवाते ना तो उस केस में इनकम टैक्स एक्ट बोलेगा जो भी मैंने आपको एज ए ट्रस्ट एग्जाम्पशन या फिर बेनिफिट दिए थे, चलो वापस करो, आपने ऑडिट नहीं करवाया। फॉरफीचर ऑफ सर्टेन एग्जाम्पशंस एंड बेनिफिट्स, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट भी यही बोलेगा और कंपनीज एक्ट भी यही बोलेगा। तो ठीक है, इनकम टैक्स के बहुत सारे बेनिफिट्स आपके हाथ से चले जाते हैं अगर आप ऑडिट नहीं करवाते हो टाइम पर। तो टाइम पर नहीं, अगर आप ऑडिट ही नहीं करवाते हो तो चली जाएंगे, टाइम पर नहीं करवाया तो पेनल्टी भी लगेगी। कोर्स में नहीं है पर मैं बता रहा हूं आपको। इन द केस ऑफ एनजीओ डिफरेंट स्टैट्यूट्स हैव डिफरेंट सर्टिफाइड देयर
स्पेसिफिक ऑडिट रिपोर्ट्स, ठीक है। अगर इनकम टैक्स एक्ट है तो उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट स्पेसिफाई कर रखी है, उसको किस रिपोर्ट में ऑडिट चाहिए। कंपनीज एक्ट है तो उसका ऑडिट रिपोर्ट स्पेसिफाइड है, उसको भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, इंडेस हो गए, जो भी है उसके अकॉर्डिंग ऑडिट रिपोर्ट्स बनानी पड़ेगी। अगर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट हो गया तो उसको उसके अकॉर्डिंग ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, अब अपन एफसीआरए की बात करेंगे। फकरा has prescribed the format and requires that the same to be furnished to the Ministry of Home Affairs, ठीक है, Ministry of Home Affairs, ठीक है। तो आपके घर पे जो अफेयर चल रहा है या फिर किसी का कुछ अफेयर चल रहा है वो नहीं, मिनिस्ट्री, भारत सरकार की मिनिस्ट्री है ऑफ होम अफेयर्स। क्या डसते हो यार, ठीक है डसता हूँ। विथ within 60 days of the close of financial year, that is by May 30 each year, ठीक है। तो 30 मई तारीख याद रखना, 30 मई को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का जो ऑडिट होगा उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी बाय 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 30 मई होता है, ठीक है। 30 मार्च को 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट फर्निश करनी है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो ऑडिट होगा उसकी। किसको फर्निश करनी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। वाइल प्लानिंग द ऑडिट, यहाँ तक समझ में आया, ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा ये समझ लिया, क्या क्या ऑडिट होंगे ये समझ लिया। अब अपन समझेंगे वाइल प्लानिंग द ऑडिट, ठीक है। वाइल प्लानिंग द ऑडिट, ऑडिटर में कॉन्सेंट्रेट ऑन द फॉलोइंग, ऑडिटर को किन चीजों का ध्यान रखना है यार, ऑडिटर को किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ऑडिटर को समझना है कि उस एनजीओ का पर्पस क्या है, ठीक है, एनजीओ करता क्या है। तो नॉलेज ऑफ द एनजीओज वर्क, नॉलेज ऑफ द एनजीओज वर्क, उसका मिशन क्या है, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, उसका विजन क्या है। एरियाज ऑफ ऑपरेशंस एंड एनवायरनमेंट इन विच इट ऑपरेट्स, ठीक है। तो एनजीओ काम क्या करता है, कौन कौन लोग हैं उसके मैनेजमेंट में, ये चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। उसका मिशन क्या है, क्या पर्पस है एनजीओ का, ठीक है। और उसका विजन क्या है, उसको कहाँ पर जाना है, उसको क्या करना है, उसको कहाँ पर जाना है। दिस आर द डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड विजन। अपडेटिंग नॉलेज ऑफ रेलेवेंट स्टैट्यूट्स, सबसे पहले एनजीओ का काम समझा। अब अपन समझेंगे कि एनजीओ पे क्या क्या लॉज अप्लाई होते हैं, क्या क्या एक्ट्स अप्लाई होते हैं, क्या क्या स्टैट्यूट्स अप्लाई होते हैं, क्या स्टैट्यूट्स उस एनजीओ को गवर्न करते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, ट्रस्ट एक्ट, टोपा एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट जो अपन ने समझा था, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। स्पेशली विद रिगार्ड्स टू रीसेंट अमेंडमेंट्स पढ़ो, सर्कुलर्स पढ़ो, जुडिशियल डिसीजंस पढ़ो। विज क्या किस बारे में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अगर कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव हो रहा है एनजीओ को तो उस केस में फकरा अप्लाई होगा। फकरा मतलब आपको पता है, ठीक है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट एंड देयर रूल्स, ठीक है, उनके रूल्स भी अप्लाई होंगे अगर स्पेसिफिक टू ट्रस्ट है, स्पेसिफिक टू सोसाइटी है तो। रिव्यूइंग लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लीगल फॉर्म क्या है एनजीओ का, एनजीओ किस टाइप से फॉर्म है, अगर वो एक ट्रस्ट है क्या, वो एक सोसाइटी है क्या, वो एक सेक्शन 8 कंपनी है क्या, ठीक है। और उसके बारे में समझो, उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन समझो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन समझो, रूल्स एंड रेगुलेशन समझो, ठीक है। एमओए पढ़ो, एओए पढ़ो, रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ो। रिव्यूइंग द एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ठीक है, एनजीओ का हेड कौन है, एनजीओ के हेड के नीचे कौन कौन लोग उसको रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनके नीचे कौन कौन लोग एग्जीक्यूशन लेवल पे कौन कौन लोग हैं। तो एनजीओ का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट समझो। एंड देन फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल्स, ठीक है, अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड काम है, ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिगार्डिंग क्या मैनुअल्स पॉलिसीज बनाई हुई है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए क्या पॉलिसीज बनाई हुई है। और प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम गाइडलाइंस, ठीक है, तो प्रोजेक्ट है, कोई प्रोग्राम की क्या गाइडलाइंस है उनको पढ़ो। फंडिंग एजेंसीज एंड रिक्वायरमेंट्स एंड फॉर्मेट्स, तो कोई फंडिंग एजेंसीज है, ठीक है, और उसके बाद कोई फॉर्मेट्स है तो उनकी क्या फॉर्मेट्स प्रिस्क्राइब्ड है, किस तरीके से उनसे पैसा रिसीव होना है। बजटरी पॉलिसीज, क्या बजट्स किस तरीके से बनेंगे, कहाँ कहाँ कितना स्पेंड करना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही डिसाइड करनी है, पहले ही पढ़नी है, और उसके बाद आपको ऑडिट स्टार्ट करना है। एग्जामिनेशन ऑफ मिनट्स, ठीक है, अब क्योंकि अगर कंपनी है तो उसके बहुत सारे मीटिंग्स होती है, मीटिंग्स होगी, ठीक है, तो जो मीटिंग होगी उनके मिनट्स बनेंगे, ठीक है। तो बोर्ड मीटिंग्स हुई, मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग्स हुई, गवर्निंग बॉडी है तो उसकी मीटिंग्स हुई, मैनेजमेंट एंड कमिटीज जो भी मीटिंग्स वगैरह होती है उनके बारे में देखो, मिनट्स पढ़ो, ठीक है। और उनका इंपैक्ट क्या हुआ, वहां पर क्या डिसीजंस लिए गए, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पे क्या इंपैक्ट होगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली जब ऑडिट करना है तो वो किस चीज़ पे करना है, आपको ऑडिट करना है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का। तो आपको देखना है उन मिनट्स को पढ़ के कि क्या ऐसे डिसीजंस लिए गए उन मीटिंग्स में जिस पर कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पे कोई इंपैक्ट आ रहा है क्या, ठीक है। समझो, बोर्ड मीटिंग से, हाई लेवल की मीटिंग से, वहां पर ऐसा कुछ इंपैक्ट आ सकता है, वो बोल सकते हैं कि नहीं उसको एज ए इनकम रिकॉग्नाइज करो, कोई बोल सकता है नहीं उसको एज ए लाइबिलिटीज रिकॉग्नाइज करो। तो फाइनल डिसीजन क्या निकला, ठीक है। तो फाइनल डिसीजन को पढ़ने के लिए आपको, डिटरमाइन करने के लिए आपको मिनट्स को पढ़ना पड़ेगा। ओके, स्टडी द अकाउंटिंग सिस्टम, अभी जो एनजीओ है वो एज अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग करता है या कैश बेसिस पर करता है, ठीक है, ये समझो।
और क्या क्या रूल्स, सही से अकाउंटिंग कर भी रहा है या नहीं, व्हाट आर द प्रोसीजर्स, इंटरनल कंट्रोल्स क्या लगाए हुए हैं, मेकर चेकर कॉन्सेप्ट है या नहीं, कोई किसी चीज पे स्पेंड कर रहा है तो कोई अप्रूवल देने के लिए कोई है या नहीं, ठीक है, कि डायरेक्टली एक ने बोला कि जा इतना पैसा लेके जा और वहां पर स्पेंड कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। देयर शुड बी ए प्रॉपर अप्रूवल मैकेनिज्म, तभी जाके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, ठीक है। एंड इंटरनल चेक्स एग्जिस्टिंग फॉर द एनजीओ, ठीक है, एंड वेरीफाई देयर एप्लीकेबिलिटी, नहीं तो एनजीओ का पैसा कहीं भी गायब हो जाएगा, चैरिटी के पर्पज से लिए जाएगा ही नहीं, कोई अपने घर पे ले जाएगा और मस्त शाम को जाकर अपने फैमिली के साथ पार्टी करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल चेक्स, ठीक है। सेटिंग ऑफ मटेरियलिटी लेवल्स फॉर ऑडिट पर्पस, ठीक है, आप ऑडिटर हो, आपको मटेरियलिटी लेवल सेट करना है। एक ऑडिटर है, एक एनजीओ है, उसके पास 100 करोड़ का उसको डोनेशन रिसीव होता है। अब 100 करोड़ का उसको डोनेशन रिसीव होता है तो आप 10-10 रुपए की, 20-20 रुपए की, 100-100 रुपए की चीज तो नहीं देखने बैठोगे ना कि वो स्टेशनरी आइटम्स लेके आ गया 100 रुपए का, नहीं, आपको एक मटेरियलिटी लेवल सेट करना पड़ेगा। इट शुड बी अराउंड 1 लाख और 2 लाख और एनीथिंग, ठीक है, पर आपको एक मटेरियलिटी लेवल सेट करना पड़ेगा फॉर ऑडिट पर्पस। द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट्स और अदर कम्युनिकेशंस, आपको आपकी रिपोर्टिंग कब करनी है, एज पर स्टैट्यूट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, तो मई 30 तक आपको क्लोजर, 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो ये किस केस में हुआ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट की भी अलग रिक्वायरमेंट है, अगर सेक्शन 8 एनजीओ है तो कंपनीज एक्ट की अलग रिक्वायरमेंट है। तो आपको, क्योंकि आप ऑडिटर हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ड्यू डेट से पहले रिपोर्ट कंप्लीट करनी है, रिपोर्ट फाइल करनी है। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स एंड अदर एंड देयर रिपोर्ट्स, ठीक है, तो आपको कहीं भी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एनजीओ में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, इसको, इसकी अकाउंटिंग सही हुई है नहीं हुई, उसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट से भी रिकमेंडेशन लेनी पड़ सकती है, उनकी एडवाइस को रेफर करना पड़ सकता है, या फिर उनकी कोई पास रिपोर्ट्स को रेफर करना पड़ सकता है। तो उस केस में आपको इन्वॉल्व करना पड़ सकता है किसी एक्सपर्ट को, ठीक है, एक्सपर्ट को हु इज एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। रिव्यू ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑडिट रिपोर्ट, पिछले साल का जो ऑडिट हुआ था, या तो वो आपने ही किया था या किसी और ऑडिटर ने आके किया था, तो उस ऑडिट रिपोर्ट को भी आप रेफर करो कि पिछले साल क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए क्या इंपैक्ट आया था ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखनी है, 10 चीजें हैं। अब इन 10 चीजों को याद तो करना पड़ेगा क्योंकि दिस आर इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ठीक है। वाइल प्लानिंग द ऑडिट, ऑडिटर को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ऑडिटर में कॉन्सेंट्रेट ऑन द फॉलोइंग, क्या क्या, उसको याद करने के लिए नीचे आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा निमोनिक बनाया है, चलो 10 पॉइंट्स को याद करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को लीगल स्टैट्यूट्स के हिसाब से अकाउंटिंग वर्क करना पड़ता है, ठीक है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको, उस पर कई सारे लॉज अप्लाई होते हैं, कई सारे एक्ट्स अप्लाई होते हैं, उन एक्ट्स के अकॉर्डिंग उसको अकाउंटिंग वर्क करना पड़ता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को लीगल स्टैट्यूट्स के हिसाब से अकाउंटिंग वर्क करना पड़ता है, और एक्सपर्ट से ईयरली मटेरियल रिपोर्ट्स बनवानी पड़ती है, 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता, क्या बात है, ठीक है। तो याद हो गया, 10 पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशन, लीगल स्टैट्यूट्स, अकाउंटिंग वर्क, एक्सपर्ट्स, ईयरली मटेरियल रिपोर्ट्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यहाँ से अपन ने ऑर्गेनाइजेशन ले लिया कि एनजीओ का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पढ़ो। लीगल, तो लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझो। स्टैट्यूट्स, तो स्टैट्यूट्स कौन कौन से अप्लाई होते हैं ऑर्गेनाइजेशन पर। अकाउंटिंग वर्क, ठीक है, आपको ऑडिट के टाइम क्या क्या स्टैट्यूट्स का ध्यान रखना है। अकाउंटिंग वर्क, अब अकाउंटिंग को एक पढ़ते हैं, स्टडी द अकाउंटिंग सिस्टम वर्क, एनजीओ क्या काम करता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ एनजीओ, फर्स्ट पॉइंट। एक्सपर्ट्स मतलब आपको कहीं भी ऑडिट के लिए एक्सपर्ट्स को एंगेज करना पड़ सकता है। ईयरली कहां पर आ गया, प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट आपको रेफर करना है। मटेरियलिटी लेवल डिसाइड करना है फॉर ऑडिट रिपोर्ट्स, ठीक है। तो आपको रिपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशंस का ध्यान रखना है, नेचर एंड टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द रिपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन जो आप ऑडिट करोगे एनजीओ का। 10 पॉइंट याद आ गए। ऑर्गेनाइजेशन को लीगल स्टैट्यूट्स के हिसाब से अकाउंटिंग वर्क करना है, और एक्सपर्ट्स अकाउंटिंग लीगल स्टैट्यूट्स के हिसाब से अकाउंटिंग वर्क करना है, और एक्सपर्ट्स से ईयरली मटेरियल रिपोर्ट्स बनवानी पड़ती है, 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता, मिनट्स, 1 मिनट, ठीक है। मिनट्स को भी रेफर करना है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पे कोई इंपैक्ट आ रहा है कि किसी डिसीजन की वजह से जो उन बोर्ड मीटिंग्स वगैरह में लिया गया। वाह यार, इतने अच्छे से याद हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये भी आपके ऑडिट पर्पस के लिए, आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, और इसमें भी ये भी स्पेसिफिक टू ऑडिट है, ठीक है। तो अगर आपको एनजीओस के जो बैलेंस शीट आइटम्स है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आइटम्स है, उनका ऑडिट करना है, तो उस ऑडिट को आपको कैसे परफॉर्म करना है, उसका ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं। ऑडिट प्रोग्राम जो है, द ऑडिट प्रोग्राम शुड इंक्लूड्स इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंश्योरिंग दैट नो मटेरियल आइटम इज ओमिटेड, ठीक है। तो ऑडिट प्रोग्राम इस तरीके से बनाना है कि आपको आपका कैपिटल को ऑडिट करना है, आपको रिजर्व्स को ऑडिट करना है, लोन्स एडवांसेस जो दिए हैं, लोन्स जो आपने लिए हैं, फिक्स असेट्स हो गए,
और इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैश इन हैंड है, बैंक बैलेंसेस है, सबको प्रॉपरली ऑडिट करना है। और उस ऑडिट को कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें आपको चेक करना है, वो भी आपको आईसीआई ने इस चैप्टर में अच्छे तरीके से बताया है। नॉट इन डिटेल बट यस ब्रीफ आपको बताया है। सबसे पहला, अब यहाँ पे रिकमेंडेशन है, टोटल ये 8 पॉइंट्स है, ठीक है, 8 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स है इसमें कवर्ड, 12 तक, ठीक है। आप देख सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, आपको मिनिमम 8 तो रिकमेंडेड है कि आपको मिनिमम 8 तो याद करना ही है। बाकी डिपेंड्स ऑन द किस वेटेज ऑफ द क्वेश्चन। आपको वेटेज अगर 5 मार्क्स का आता है तो आप 8 पॉइंट्स लिख कर आओगे, सफिशियंट है। 4 का आता है तो भी मिनिमम 8 तो आपको लिख कर आना ही है, ठीक है। फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं कॉर्पस फंड्स, ठीक है। तो कॉर्पस फंड्स जो है, कॉर्पस फंड मतलब जो कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है, ऐसे कॉर्पस इन ए कैपिटल नेचर। तो कंट्रीब्यूशन ग्रांट्स जो रिसीव्ड होती है टुवर्ड्स कॉर्पस बी वाउच विद स्पेशल रेफरेंसेस टू लेटर्स फ्रॉम द डोनर, ठीक है। तो जो डोनर से जो पैसा मिला है वही अकाउंट, वही इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करा है ना। तो आप देखोगे एक डोनर है, उसने पैसा डोनेट करा, उसमें लिखा हुआ था मैंने 10,000 रुपीज डोनेट करे हैं एज ए कॉर्पस, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैसे कॉर्पस ही रिकॉग्नाइज किया गया है ना, कॉर्पस फंड्स, ठीक है। तो आपको एक एग्जांपल ऑफ बैलेंस शीट बता देता हूँ, ये बैलेंस शीट, ठीक है। कॉर्पस फंड्स, रिजर्व्स, लोन्स, ईयर मार्क्ड फंड्स एक्सेट्रा। इस बैलेंस शीट का भी क्या पर्पस है, मैंने नीचे क्यों बनाई है, उसका पर्पस में आपको आगे जाके बताऊंगा, आपके लिए बनाई है। अभी कॉर्पस फंड्स जो है, अगर डोनर ने स्पेसिफाई करा है अपने लेटर में कि दिस फंड्स इज गिवन एज ए कंट्रीब्यूशन एज ए कॉर्पस टू द एनजीओ, ठीक है। अगर कॉर्पस है कैपिटल नेचर का है तो उसको कॉर्पस ही बताना है, उसको ना तो रिवॉल्विंग फंड बताना है और ना एज ए इनकम बताना है, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम अगर कुछ भी अर्न करते हैं, इंटरेस्ट इनकम टू बी चेक्ड विद इन्वेस्टमेंट रजिस्टर एंड फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स इन हैंड, ठीक है। तो जितना भी इंटरेस्ट रिसीव होगा वो इंटरेस्ट को आपको इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देखना है, फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या है, और उनमें से चेक करना है कि कितना इंटरेस्ट अर्न होना चाहिए था, कितना इंटरेस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करा है एनजीओ ने। नेक्स्ट अपन समझेंगे, अच्छे से समझा फर्स्ट वाला पॉइंट, होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन समझेंगे रिजर्व्स, ठीक है। अब आपको रिजर्व्स में क्या देखना है, वाउच ट्रांसफर्स फ्रॉम प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स विद डोनर्स लेटर्स एंड बोर्ड रेजोल्यूशंस ऑफ एनजीओ। कोई भी प्रोजेक्ट था, कोई भी प्रोग्राम था, 100 लोगों को खाना प्रोवाइड करने का एक प्रोग्राम स्टार्ट करा था एनजीओ ने। उन 100 लोगों को जो खाना प्रोवाइड करने का प्रोग्राम था उसमें टोटल 2 लाख रुपए थे। 2 लाख रुपए में से 1,80,000 रुपए स्पेंड हुए, 20,000 रुपए बच गए। उन 20,000 रुपए के लिए 20,000 रुपए को रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देगा एनजीओ। तो उसके लिए एक बोर्ड का अप्रूवल भी होना चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास होना चाहिए, और अगर कंपनी है तो ही बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, नहीं तो कोई अप्रूवल होगा, ठीक है। और डोनर्स के लेटर भी आप देख लेना कि डोनर भी एग्री कर रहा है कि ठीक है अब आप इसको रिजर्व्स में ट्रांसफर कर सकते हो, आगे जाके कोई और प्रोजेक्ट प्रोग्राम में आप इसको यूज कर लेना, या फिर कोई जनरल रिजर्व में आप ट्रांसफर कर लो। तो ये चीजों को भी आपको वाउच करना है कि जो पैसा ट्रांसफर हुआ है उसमें कोई अप्रूवल था या नहीं, और बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ था या नहीं, ठीक है। ऑल्सो चेक ट्रांसफर ऑफ ग्रॉस वैल्यू ऑफ असेट्स सोल्ड फ्रॉम कैपिटल रिजर्व टू जनरल रिजर्व। कोई असेट है उसको बेच दिया गया तो क्या उसका बैलेंस जो है वो कैपिटल रिजर्व से, क्योंकि अब वो जनरली पीएनएल आपको जो गेन हुआ है उसको आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है क्या, एंड एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। कैपिटल रिजर्व में आप रिवैल्यूएशन का अमाउंट रखते हो, तो ये सारे अमाउंट को आपको ट्रांसफर कर देना है जनरल रिजर्व में, ठीक है। तो क्या ये किया है क्या, ओके। और कोई भी एडजस्टमेंट्स है उनको भी चेक करना है कि एनजीओ के रिजर्व्स में कोई भी ट्रांसफर्स हुए हैं क्या, इधर से उधर, एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व में ट्रांसफर। तो अगर ये ट्रांसफर हो रहे हैं तो उनको चेक करना, उनको आपको वाउच करना है। नेक्स्ट है ईयर मार्क्ड फंड्स। ईयर मार्क्ड फंड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके कान पे कोई मार्क कर दिया, यार डस रहे हो यार, ठीक है, डस नहीं रहा हूँ। ईयर मार्क्ड फंड मतलब कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी फंड को एक अलोकेट करके रखना, एक फंड को अलग साइड में करके रखना कि इस फंड को इसी पर्पस के लिए यूज करेंगे। जैसा कि ईयर मार्क्ड फंड्स यहाँ पे लिखा है, ईयर मार्किंग रिफर्स टू फंड एलोकेशन प्रैक्टिस इन विच एन एंटिटी सेट्स असाइड, एंटिटी क्या करेगी, सेट असाइड कर देगी डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ फंड्स टू यूज फॉर ए स्पेसिफिक गोल, ठीक है। कोई स्पेसिफिक अमाउंट है उसको कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करने के लिए उस पैसे को अलग साइड में हटा के रख देंगे, सेट असाइड, साइड में हटा के। चेक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डोनर, डोनर की रिक्वायरमेंट चेक करो, क्या पर्पस है, किस पर्पस के लिए उसको स्पेंड करना है। बोर्ड रेजोल्यूशन चेक करो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं, कि उस पर्पस के लिए उसको स्पेंड कर सकते हैं या नहीं। रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्कीम्स ऑफ ईयर मार्क्ड फंड्स, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है। अगर कोई 3 लाख रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन जेठालाल चंपकलाल गड़ा ट्रस्ट को रिसीव होता है कि आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए उस पैसे को यूज करना है, ईयर मार्क्ड फंड से है, तो आपको डोनर का लेटर पढ़ना है, ठीक है। डोनर के रिक्वायरमेंट चेक करना है, बोर्ड रेजोल्यूशन चेक करना है, और उन ईयर मार्क्स फंड्स को 3 लाख रुपए को यूज करने के लिए क्या रूल्स बनाए हैं एनजीओ ने उन रूल्स को भी चेक करके आपको देखना है कि वेदर दोस फंड्स आर यूटिलाइज फॉर द सेम पर्पस और नॉट, ओके। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एंड एजेंसी बैलेंसेस, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट है,
एनजीओ ने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करा या फिर कोई एजेंसी बैलेंसेस जो है उनको देखना है कि कोई भी प्रोजेक्ट है तो वाउच डिसबर्समेंट्स उस प्रोजेक्ट को या फिर उस एजेंसी के लिए वाउच करना है कि प्रॉपर डिसबर्समेंट्स हुए या नहीं, डिसबर्समेंट्स अप्रूवल के साथ हुए या नहीं, कोई भी एक्सपेंडिचर हुआ तो वेदर इट इज प्रॉपरली अप्रूव्ड और नॉट, और आर इन एग्रीमेंट विद द डोनर्स फॉर ईच ऑफ द बैलेंसेस। जो भी बैलेंसेस हैं डोनर्स को पता है कि इतना बैलेंसेस उनका पेंडिंग है, इतने डिसबर्समेंट्स हुए, इतने एक्सपेंडिचर हुए उन प्रोजेक्ट के लिए उन एजेंसीज पर। ठीक है, तो कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, पुअर फीडिंग प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई गरीबों को कंबल वगैरह प्रोवाइड करने का प्रोजेक्ट हो सकता है, तो कुछ भी प्रोजेक्ट हो सकता है। उस प्रोजेक्ट के बैलेंसेस को आपको डोनर्स के एग्रीमेंट्स के साथ चेक करना है। ठीक है, लोन्स, अब बात आती है लोन्स की। ठीक है, तो एक लोन हो गया लोन लेना, एक लोन हो गया लोन देना। अब लोन लेने वाले की भी बात कर सकते हैं, दोनों की बात हो सकती है, यहाँ पे ऐसे ही नहीं स्पेसिफाई नहीं करा है पर अपन समझते हैं अबाउट लोन्स विद द लोन एग्रीमेंट्स। ठीक है, अपन ने कोई लोन लिया तो आपको लोन एग्रीमेंट्स के साथ चेक करना है। अगर अपन ने लोन दिया तो लोन एग्रीमेंट्स क्या है, अपन ने किस पर्पस के लिए लोन दिया है, कब तक वापस देना है, उसका टेन्योर क्या है, कोई इंटरेस्ट फ्री लोन है या फिर स्मॉल इंटरेस्ट अपन चार्ज कर रहे हैं, नॉमिनल इंटरेस्ट अपन चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, फिर अपन को देखना है कि काउंटर फॉइल्स ऑफ द रिसीट्स इशूड। अपन ने लोन अगर दिया है तो जो काउंटर फॉइल है, जो कार्बन कॉपी है, आपने लोन आपने लिख के दिया कि भाई मैंने तुझे 30,000 रुपए का लोन दिया। ठीक है, तो उसकी कार्बन कॉपी को आपको चेक करना है कि वो एग्रीमेंट से एग्रीमेंट जो है लोन एग्रीमेंट है उससे मैच हो रही है नहीं। आपने 30,000 का लोन दिया तो लोन एग्रीमेंट शुड ऑल्सो बी द वैल्यू ऑफ 30,000। अगर इंटरेस्ट अमाउंट आपने स्पेसिफाई करा है कि 5% पे ब्याज आपसे लूंगा तो 5% एग्रीमेंट में भी लिखा हुआ होना चाहिए काउंटर फॉइल पे जो लिखा है। ठीक है, तो उसको चेक करो। काउंटर फॉइल मतलब रसीद, रसीद जो अपन देते हैं। फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स को आपको कैसे करना है, वाउच ऑल एक्विजिशन, जो भी परचेज करें, जो भी बेचा, जो भी डिस्पोजल ऑफ असेट्स। ठीक है, या तो बेच दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंड ऑथोराइजेशन फॉर द सेम। ठीक है, परचेज करा बेचा, उनके ऑथोराइजेशन अप्रूवल्स मैकेनिज्म प्रॉपर है या नहीं। ऑल्सो चेक डोनर्स लेटर्स एंड एग्रीमेंट्स फॉर द ग्रांट। ठीक है, तो डोनर ने कोई स्पेसिफिक फिक्स असेट्स को परचेज करने के लिए कोई ग्रांट दी थी, कोई डोनेशन दिया था, तो क्या वो उस अकॉर्डिंग असेट्स को परचेस किया गया है नहीं। डोनर की रिक्वायरमेंट मीट नहीं होगी तो हो सकता है डोनर अपना डोनेशन वापस ले ले, विद पेनल्टी वापस ले ले, विद इंटरेस्ट वापस ले ले, तो उस केस में आपको चेक करना है। इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर कोई घर है, अगर कोई घर है, अगर कोई लैंड है, अगर कोई बिल्डिंग है जो ट्रस्ट के नाम पर है, तो उस केस में आपको चेक करना है कि उस ट्रस्ट के नाम पर है या नहीं वो। ठीक है, तो उसके डीड्स, टाइटल डीड्स चेक करना है आपको, उसके स्टाम्प पेपर्स जो हैं, डीड्स हैं, उनको आपको चेक करना है कि ये सच में भी ट्रस्ट के नाम पर है या नहीं, या ऐसे ही बुक्स में बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको चेक करना है इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ट्रस्ट में कहाँ कहाँ ट्रस्ट ने कहाँ कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। चेक इन्वेस्टमेंट रजिस्टर एंड इन्वेस्टमेंट फिजिकली, ensuring that investments are in the name of एनजीओ। आपको मेनली ये चेक करना है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो एनजीओ के नाम पर है या नहीं। एनजीओ ने किसी को पैसा दिया, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसी फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो क्या वो फिक्स डिपॉजिट्स की जो रिसीट है वो इन्वेस्टमेंट बैंक इसी के नाम पर है। आपको बैंक से कंफर्मेशन लेना है कि वेदर एफडी इज इन द नेम ऑफ एनजीओ। ठीक है, तो आपको समझ रहे हो कितनी डिटेल में ऐसे ही ने आपको समझाया है कि आपको चीज़ों को कैसे चेक करना है, बस आप करते ही नहीं हो यार, आप आर्टिकलशिप में। तो आप ध्यान रखना जब आर्टिकलशिप में जाओ तो आप इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जैसा बताया था, और अगर आपको एनजीओ को ऑडिट करना पड़े तो ये पूरी बुक ओपन करके देख लेना और इस अकॉर्डिंग एक एक चीज ऑडिट करना। वेरीफाई फर्दर इन्वेस्टमेंट्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स फॉर अप्रूवल बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। कोई भी इन्वेस्टमेंट है जो करने वाला है एनजीओ, या फिर कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट है, कहीं से पैसा निकालने वाला है एनजीओ, तो उस केसेस में आपको देखना है कि प्रॉपर अप्रूवल मैकेनिज्म फॉलो हुआ है या नहीं, एंड रेफरेंस इन द बैंक अकाउंट्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कोई इन्वेस्टमेंट है, वहां पर जो इन्वेस्टमेंट किया है तो बैंक अकाउंट में चेक करना है इन्वेस्टमेंट हुआ है या नहीं। बैंक स्टेटमेंट देखोगे, आप देखोगे डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वहां पे आप देखोगे कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव हुआ है नहीं, इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव हुआ है नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है तो उस पर इंटरेस्ट भी रिसीव होगा, फिक्स डिपॉजिट्स है तो उस पर इंटरेस्ट भी रिसीव होगा, तो क्या वो रिसीव हुआ है या नहीं, ये आपको चेक करना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपन ने समझ लिया, बहुत आसान है चैप्टर, बहुत आसान है। ठीक है, कैश इन हैंड, फिजिकली वेरीफाई करोगे, काउंट करोगे। ठीक है, तो उसके पास लाखों में कैश रखा हुआ है। ठीक है, तो कैश को एक एक बैठ के गिनोगे। ठीक है, आपको आपको नहीं गिनना है, आपको कैशियर को बोलना है कि भाई मशीन में डाल नोट, मैं काउंट करूंगा, मैं देखूंगा कि इसका काउंट सही है नहीं, और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वेदर इट टैलीज विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो आपने जो कैश बताया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितना दिखाया है उतना कैश आपके पास सच में भी रखा है या नहीं। इंप्रेस बैलेंसेस आप चेक करोगे, किसी को इंप्रेस पैटी कैश दिया हुआ है उसके बैलेंसेस आप चेक करोगे और उसको मैच करोगे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश दिखाया है उससे। बैंक बैलेंसेस, तो आप उस केस में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देखोगे, बैंक स्टेटमेंट में कितना बैलेंस दिख रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना बैलेंस दिख रहा है, 1,95,000। ठीक है, 1 लाख दिख रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, 95,000 दिख रहा है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में,
बैंक स्टेटमेंट में और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 5,000 का डिफरेंस है। 5,000 के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया है क्या एनजीओ ने, तो आप वो चेक करोगे। कोई भी ओल्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट है या अनएडजस्टेड अमाउंट है क्या, तो बैंक में जो भी आपने चेक डाले थे क्या वो चेक सारे क्लियर हो गए, कोई चेक क्लियर नहीं हुआ है क्या, कोई ओल्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट है क्या, कोई स्टेल चेक्स है क्या। तो ये चेक्स को आप देखोगे कि वेदर सारे चेक्स क्लियर हुए या नहीं, कोई ओल्ड पेंडिंग पेमेंट तो नहीं रह गया है। तो ये चीज़ें आप चेक करोगे और आप इन्फॉर्म करोगे कंपनी को, ठीक है। और आप उसको मैच भी करोगे फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपका मेन पर्पस है बुक्स ऑफ अकाउंट सही दिखनी चाहिए, बिकॉज यू आर द ऑडिटर, यू आर ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनजीओ। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इन्वेंट्री, ठीक है। एक एक करके बैलेंस शीट के आइटम्स आते जा रहे हैं। अपन ने देखा कॉर्पस, रिजर्व्स, ईयर मार्क्ड फंड्स, लोन्स, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, कैश, बैंक बैलेंस और इन्वेंट्री। वेरीफाई करोगे इन्वेंट्री इन हैंड, ठीक है। तो क्या क्या स्टेशनरी आइटम्स रखे हुए हैं एनजीओ में, क्या क्या इन्वेंट्री है जो जनरली वो अपने पर्पस में यूज करते हैं, लोगों को चैरिटी करने में या फिर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने में। और ऑब्टेन करोगे सर्टिफिकेट फ्रॉम द मैनेजमेंट की कितनी क्वांटिटी में ये इन्वेंट्री है। ऑब्टेन करोगे सर्टिफिकेट फ्रॉम द मैनेजमेंट की कितनी वैल्यू है इन इन्वेंट्री की। तो एक तो क्वांटिटी एंड वैल्यूएशंस फॉर द सेम। तो ये आप किससे लोगे, आप मैनेजमेंट ऑफ द ट्रस्ट से लोगे, मैनेजमेंट ऑफ एनजीओ से लोगे, भले वो सोसाइटी हो, कंपनी हो कि ट्रस्ट हो। प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस, कोई भी प्रोग्राम है, अपन ने बात करी थी गरीबों में खाना प्रोवाइड करना, 100 गरीब बच्चों को हमको खाना खिलाना है, 100 गरीब परिवार को हमको खाना खिलाना है, 100 दिनों तक खिलाना है, तो कुछ भी प्रोग्राम हो सकता है, 100 गरीब को 100 दिनों तक खाना खिलाना। वेरीफाई अग्रीमेंट विद द डोनर्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स सपोर्टिंग द पार्टिकुलर प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो डोनर के एग्रीमेंट में आप चेक करो, डोनर्स के लेटर में चेक करो कि क्या वो एग्री कर रहे हैं इन पार्टिकुलर प्रोग्राम्स या फिर प्रोजेक्ट में उनका पैसा लगने वाला है उस चीज से। अगर वो एग्री कर रहे हैं तो अच्छी बात है। असर्टेन करो कंडीशंस, कोई कंडीशंस लगाइएगा विद रिस्पेक्ट टू अंडरटेकिंग प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स एंड अकॉर्डिंगली इन केस ऑफ प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से किसी वेंडर को अपन ने इन्वॉल्व करा कि भैया कोई केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले को अपन ने इन्वॉल्व करा कि अपन को 100 लोगों के लिए 100 दिन तक खाना बनाना है। अब वो केटरिंग सर्विसेज वाले को जब आप पेमेंट करोगे तो उस केस में आपको टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। तो टीडीएस जो है, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करा है तो उस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो क्या आपके पास टैन नंबर है, टैक्स अकाउंट जो टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर होता है, टैन नंबर जो आपको इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग मिलता है, वो 10 नंबर के आपके पास है। क्या आपने उसका टीडीएस डिडक्ट करा एज पर सेक्शन 194C लगता है शायद, मुझे इतना पता है। तो क्या आपने वो डिडक्ट करा है, ठीक है। ये चीज आपको चेक करना है। अपन ने अभी तक 11 समझ लिए। लास्ट है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। वेरीफाई दैट प्रोविडेंट फंड, एलआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड देयर, ठीक है, ईएसआईसी कॉर्पोरेशन नहीं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस होता है, एलआईसी प्रीमियम होती है, प्रोविडेंट फंड के कंप्लायंस हो गए, एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस आर डिडक्टेड, कंट्रीब्यूटेड एंड डिपॉजिटेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, ठीक है। तो आपके यहाँ जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी पीएफ आपने टाइम पे काटी है, उनके एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस अगर आपने करवाया तो उनको टाइम पे प्रीमियम आप कलेक्ट करके डिपॉजिट कर रहे हो। ईएसआईसी हो गया तो उसका अमाउंट आप प्रॉपरली, प्रोफेशनल टैक्स हो गया प्रॉपरली कलेक्ट करके आप डिपॉजिट कर रहे हो विद द गवर्नमेंट। Also check other office and administrative expenses such as postage, stationery, traveling, etc. ठीक है। तो ये जो भी एक्सपेंसेस हो गए, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे जो भी एक्सपेंसेस हैं, इन एक्सपेंसेस को आपको वेरीफाई करना है उनकी रिसीट्स के साथ, ठीक है। अगर कुछ खर्चा करा तो उसकी रसीद होना जरूरी है, अदरवाइज दैट स्पेंड शुड नॉट बी ट्रीटेड एज करेक्ट, ठीक है। उसी लिए वाउचिंग की जाती है। अब आप इन 12 को याद करने के लिए आपको ये चीज तो ध्यान है कि आपको एटलीस्ट 8 तो एग्जाम में लिख कर आना है, ठीक है। रिमेंबर टू लर्न नहीं, एग्जाम में इतने लिख कर ही आना है 8 तो मिनिमम, ठीक है। और अगर स्पेसिफिक कोई पूछा तो उसमें स्पेसिफिक लिखना है, ठीक है। उसको याद करने की क्या ट्रिक है, आप बैलेंस शीट याद करो। बैलेंस शीट कैसी होती है, सबसे पहले कैपिटल आती है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की जगह यहाँ पर क्या आएगा, कॉर्पस फंड, ठीक है। लोन्स हो गए, अब लोन्स असेट्स इधर साइड भी आ सकते हैं, असेट साइड भी आ सकते हैं, लोन्स एज ए बोरोइंग भी आ सकता है, ठीक है। रिजर्व्स हो गए, उसके बाद ईयर मार्क्ड फंड्स हो गए या फिर एक्सेट्रा। उसके बाद असेट साइड देखें तो फिक्स असेट्स आ गई, इन्वेस्टमेंट्स आ गए, कैश इन हैंड आ गए, तो फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गए, इन्वेंट्री हो गई। फिर अपन पीएनएल पे चलेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गए, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस अपन ने पढ़े, ठीक है। अदर इनकम हो गई, तो ये सारी इंटरेस्ट इनकम हो गई। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको याद करनी है। यहाँ पर 12 ही था, 12 में से अपन ने 8 तो 9 तो लिख ही लिया, 9 में से कोई से भी 8 आपको याद कर लेना एग्जाम के लिए, सिंपल। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होगी। नीचे बहुत आसान है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अब जब अपन ने बात करी कि बैलेंस शीट आइटम्स की, नाउ वी आर गोइंग टू चेक द रिसीट्स ऑफ एनजीओ, ठीक है। एनजीओ को जो भी पैसा रिसीव होगा उन पैसे को कैसे ऑडिट करना है। तो फॉर एग्जांपल नहीं, जो भी पैसा एज ए कंट्रीब्यूशन एंड ग्रांट्स फॉर कोई प्रोग्राम या फिर प्रोजेक्ट रिसीव होता है तो उसको भी आपको ऑडिट करना पड़ेगा। उसको ऑडिट करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आप एग्रीमेंट चेक करो विद डोनर्स, ठीक है। डोनर्स के साथ जो एग्रीमेंट हुए हैं
कि इस पैसे को इस प्रोग्राम प्रोजेक्ट में आपको यूज करना है, उस एग्रीमेंट को आप चेक करो, ग्रांट लेटर्स को चेक करो टू एंश्योर दैट फंड्स रिसीव्ड हैव बीन अकाउंटेड फॉर। ठीक है, डोनेशन में डोनर ने अगर फॉर एग्जांपल 40,000 50,000 रुपीज डोनेट करे किसी ट्रस्ट को, किसी भी सेक्शन 8 कंपनी को, किसी भी एनजीओ को, तो उसको आपको चेक करना है कि क्या एग्रीमेंट में भी 50,000 रुपीज लिखे हुए हैं, जो बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव हुआ या फिर जो कैश रिसीव हुआ 50,000 रुपीज ही है, और उसको क्या प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर किया है बुक्स में 50,000 रुपीज की तरीके से ही। और चेक करो, चेक दैट ऑल द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीट्स, ठीक है, कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है आपको आर डिपॉजिटेड इन द फॉरेन कंट्रीब्यूशन बैंक अकाउंट एज नोटिफाइड इन द फकरा। ठीक है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन बैंक अकाउंट स्पेसिफिकली आपको ओपन करवाना पड़ेगा, और जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपको रिसीव होगा उस पैसे को आपको उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन अकाउंट में, बैंक अकाउंट में ही आपको डिपॉजिट करना है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना, वरना लॉ का नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। कौन से लॉ का? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। ठीक है, अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव होता है तो उसी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होना चाहिए। रिसीट्स फ्रॉम फंड रेजिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, कोई भी फंड रेजिंग प्रोग्राम्स आपने स्टार्ट किया तो उसमें से कितने रिसीव्ड आई उसको कैसे चेक करोगे, रिसीव कितना पैसा रिसीव हुआ उसको कैसे चेक करोगे? इन डिटेल आप चेक करोगे द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड एंड असर्टेन हु आर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ फंड्स। ठीक है, तो वहां पर आपने बहुत सारे वॉलंटियर्स भेजे होंगे, उन सारे वॉलंटियर्स में से कौन कौन से पर्सन थे जो रिस्पॉन्सिबल थे पैसा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 5 वॉलंटियर्स आपने भेजे, उन सबको आपने बोला कि आपको पैसा कलेक्ट करके लेकर आना है। ठीक है, और किस मोड ऑफ रिसीट क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवाया, कैश कलेक्ट करके आए। इंश्योर दैट कलेक्शंस आर काउंटेड, ठीक है, जो भी पैसा कलेक्ट हुआ उसको प्रॉपर्ली काउंट किया गया एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक डेली। अगर कैश में मिला तो बैंक में डिपॉजिट करना है डेली, अगर बैंक अकाउंट में ही मिला है तो फिर तो उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू वेरीफाई कि वो पैसा बैंक अकाउंट में उसकी एंट्री दिख रही है या नहीं, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर किया गया है या नहीं। ठीक है, अपन ने फंड रेजिंग प्रोग्राम्स की बात करी, अपन ने कंट्रीब्यूशन एंड ग्रांट्स की बात करी। अब अपन बात करेंगे मेंबरशिप फीस। ठीक है, तो अगर एनजीओ है, ट्रस्ट है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उनसे मेंबरशिप फीस मिलती है। मेंबरशिप फीस कई प्रकार की होती है। मेंबरशिप फीस एक लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस हो सकती है। ठीक है, कोई एंट्री चाह रहा है उस ट्रस्ट में तो उसको फर्स्ट टाइम एक वन टाइम मेंबरशिप फी, एक बार की मेंबरशिप फी लगेगी, इनिशियल एंट्रेंस फी बोलते हैं जिसको। ठीक है, एनुअल फीस अलग होती है। तो कौन कौन सी फीस है उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन है या नहीं, तो चेक फीस रिसीव्ड विद द मेंबरशिप रजिस्टर। ठीक है, कितने मेंबर्स हैं, उनसे कितनी फीस रिसीव होनी चाहिए थी और कितनी हुई, तो फीस रिसीव्ड उसको चेक करोगे आप मेंबरशिप रजिस्टर से। एंश्योर प्रॉपर क्लासिफिकेशन इज मेड बिटवीन एंट्रेंस, एनुअल एंड लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, तो 3 टाइप की होगी। एग्जाम्पल है, 3 टाइप की मेंबरशिप फीस है, तो आप प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए उस केस में। रिकनसाइल करोगे आप फीस रिसीव्ड विद द फीस टू बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अगर टोटल फीस जो है वो 50,000 रिसीव होने वाली थी, पर अगर 45,000 ही फीस रिसीव हुई, तो ऐसा क्यों? तो आप चेक करोगे कि किन मेंबर से फीस अभी तक ड्यू है, एंड आप उनसे फीस या तो उनकी आउटस्टैंडिंग दिखाओगे या फिर उनसे भी रिक्वायरमेंट इनिशिएट करवाओगे एनजीओ के थ्रू कि उनसे फीस क्यों रिसीव नहीं हुई, उनसे फीस मांगो। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन या फिर उनकी मेंबरशिप कैंसिल करो। ओके, अब अपन देखते हैं सब्सक्रिप्शन। चेक विद द सब्सक्रिप्शन रजिस्टर एंड रिसीट्स इशूड। ठीक है, तो किसी भी मैगजीन या फिर किसी भी बुक का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है लोगों ने, तो उससे कितना पैसा आया है, रजिस्टर पे चेक करो कितना सब्सक्रिप्शन है और उससे पैसा कितना आया है। रिकनसाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड विद प्रिंटिंग एंड डिस्पैच ऑफ करस्पॉन्डिंग मैगजीन, सर्कुलर्स, पीरियोडिकल्स। ठीक है, इनका सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो उनकी फीस इसी होगी। चेक द रिसीट्स विद सब्सक्रिप्शन रेट शेड्यूल। सब्सक्रिप्शन रेट का जो शेड्यूल है, अगर लिखा हुआ है कि अगर मैगजीन है उसका मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज है 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ की रेट के हिसाब से आपको 12 महीने का अगर पैसा होगा तो 1200 रुपीज़ एक मैगजीन से रिसीव होगा, तो वो आपको चेक करना होगा। ठीक है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड चेक करो, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो रिसीव हुई है। ठीक है, तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है किसी एफडी में तो उससे इंटरेस्ट रिसीव होगा, आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको डिविडेंड रिसीव होगा। ठीक है, तो वैसे तो एनजीओ को रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स ही करना चाहिए, पर ठीक है, अब इसमें डिविडेंड भी है तो अपने को डिविडेंड भी चेक करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड जो भी आपको रिसीव हो रही है उसको आप चेक करो, एंड जो भी रिसीवेबल है विद द इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी इन्वेस्टमेंट रिसीव हुई है एंड जो रिसीवेबल है उसको सबको आपको अक्रूवल बेसिस पे अगर अकाउंटिंग हो रही है तो आपको सबको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो आप उसको प्रॉपरली चेक करो कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एनजीओ की प्रॉपरली मेंटेन है या नहीं। तो अगर एनजीओ प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा तभी जाके तो वो अच्छे से काम कर पाएगा। अगर अच्छे से काम ही उसको पता ही नहीं है कि उसके पास कितना पैसा रखा हुआ है डोनेशन करने, उस अच्छा काम करने के लिए, तो उसको पता कैसे चलेगा? इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए, एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है या नहीं
इसको ऑडिट करने का काम आपका है, ठीक है, जब आप सीए बन जाओगे। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा पूरा चैप्टर, ठीक है। ये बुक जो है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल के जो वीडियो डलेगी उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप अच्छे से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली आप याद रखो कि जहाँ भी मैंने चीज़ें बोल्ड की हुई है, आप एग्जाम में ये बोल्ड चीज़ें तो लिख कर ही आना, बाकी सेंटेंस आप आपके हिसाब से बना लोगे, मुझे पता है। पर अगर आप इन बोल्ड चीज़ों को लिख कर आ गए ना, तो मुझे पता है आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जो चेक करता है वो कीवर्ड्स ही ढूंढता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।